यार देखो, कल की क्लास में हमने अपना कंस्ट्रेंट मोशंस पूरा खत्म कर लिया था, पुली कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज वेज कंस्ट्रेंट्स। अब हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है, दैट इज फ्रिक्शन। मतलब अब जितने भी सरफेसेस हम कंसीडर करेंगे, सबके सब रफ सरफेसेस कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को यही बता दो, व्हाट इज फ्रिक्शन और कितने टाइप के फ्रिक्शन फोर्सेस आपको पता है। व्हाट इज फ्रिक्शन? सर So अपोजिंग opposite force. वेरी गुड। कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी भी एक सरफेस के ऊपर, तो हमेशा एक रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे कि भाई इट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो मतलब अल्टीमेटली फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का काम है टू अपोज द रिलेटिव मोशन। अपोज इज रिलेटिव मोशन। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर Yes, Yes, sir. sir. डन। अब मेरे को ये बताओ कि भाई फ्रिक्शन कितने टाइप के हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन तीन फोर्स? सर तीन कौन कौन से? Limiting friction, static friction, लिमिटिंग और kinetic. काइनेटिक वेरी गुड। तो अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, भाई हमारा सबसे पहला फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब आपको समझ में ही आ रहा है, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। दूसरा टाइप का फ्रिक्शन होगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और फिर एक तीसरे टाइप का फ्रिक्शन होगा, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमें क्या करना है, एक एक करके ये सारे फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब देखो, फ्रिक्शन वाला टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है, लेकिन इसमें बस एक ही चीज की डिफिकल्टी आएगी, और वो क्या आएगी? आप लोगों को बस इतना एनालाइज करना है कि यार फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ गई मार्क करना, तो आप इजीली इसके बारे में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि भाई फ्रिक्शन फोर्स का कॉज क्या है, फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट किसकी वजह से कर रहा है, तो किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स? Contact. कांटेक्ट की वजह से। मतलब सपोज मैं कह रहा हूं कि ये एक ग्राउंड है और उसके ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब होता क्या है, जैसे ही हम किसी सरफेस को किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रख रहे हैं, मतलब जब भी दो सरफेस कांटेक्ट के अंदर आ रहे हैं, तो उनके अंदर बॉन्ड शुरू हो जाते हैं बनना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम एक तरीके से स्प्रिंग फोर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गए या स्प्रिंग फोर्स हो गए, दोनों के दोनों हमारे इलास्टिक फोर्स होते हैं। तो अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को के बीच में जो फोर्स बन रहा है, उनको अगर स्प्रिंग फोर्स की तरह कंसीडर करूं, तो देखो क्या होगा। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मेरा आगे जाएगा, तो हमारी स्प्रिंग क्या हो जाएगी? हमारी स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी। क्या नीचे वाला ग्राउंड मूव कर सकता है? No, sir. नीचे वाला ग्राउंड मूव नहीं कर सकता। तो जब बॉक्स आगे जाएगा ना, तो ग्राउंड क्या चाहेगा? विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग फोर्स, ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट को रोकना चाहेगा। वेयर एज जो हमारा बॉक्स आगे मूव कर चुका है, वो क्या चाहता है? कि ग्राउंड उसके साथ साथ मूव करे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर Yes, Done. sir. तो एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? कि भैया ऊपर है बॉक्स और नीचे हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड हमारा रेस्ट पे है, तो वो क्या चाहता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो मूव ना करे, वो रेस्ट पे ही रहे, ताकि वो उसको स्प्रिंग फोर्स से खींच ले। वेयरएस ऑब्जेक्ट भी कुछ ना कुछ चाहता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो चाहता है कि जो लेयर उसके साथ कांटेक्ट में है, वो उसके साथ मूव करे और उसी के स्पीड के साथ मूव करे। तो इस चक्कर में हो जाता है हमारा एक रिलेटिव मोशन, कि ग्राउंड रेस्ट पे है लेकिन ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होगा। और जब भी रिलेटिव मोशन होगा, उसको अपोज करेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ चलें? Yes, Yes. sir. चलो डन। तो भाई एक एक करके अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं, आप भी साथ के साथ वो पॉइंट लिखना शुरू करना, और फिर एक साथ वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है। स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब हमारा ऑब्जेक्ट किस पे होता है? रेस्ट Rest. पे। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इसका मतलब उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? Zero. वेरी गुड वैशाली। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, तो मतलब उस पे जो नेट फोर्सेस लग रहे होंगे, वो सब कैंसिल आउट होके हमारे पास नेट फोर्स जीरो आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। पहले चेक कर लो, ये दो पॉइंट लिख लो, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। दूसरा पॉइंट, इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। Done, sir. डन। और तीसरा पॉइंट, कि हमारे पास जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है,
इसकी वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी. इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स. हेमंत लिख लिया है तुमने? हेमंत, चलो डन. ठीक है हेमंत, गुड इवनिंग हेमंत, गुड इवनिंग. चलो भाई अब इसको समझने की कोशिश करो. भाई मैंने कहा कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. अब सारे के सारे सरफेसेस रफ सरफेस हैं. सपोज मैंने क्या करा, मैंने यार इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाया. मैंने इस पे फोर्स लगाया सपोज 5 न्यूटन का. और मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा है. जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने अपने सरफेस पे रखा हुआ, हाथ पे रखा हुआ है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, फिर भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. तो मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे है. अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे है तो मतलब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? इस पे Zero. नेट फोर्स 0 लग रहा है. अब यार ये सोचने वाली बात है कि मैंने तो सिर्फ एक ही फोर्स लगाया था इसके ऊपर, 5 न्यूटन. तो फिर कोई और फोर्स भी तो होना चाहिए ना, जिससे कैंसल आउट होके मेरा नेट फोर्स 0 बन Yes. जाए. तो फिर वो दूसरा Friction. फोर्स कौन सा है? वेरी गुड. तो फिर वो दूसरा फोर्स होगा Friction फ्रिक्शन नहीं फोर्स. है. और फ्रिक्शन फोर्स अभी कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा? Opposite. अपोजिट डायरेक्शन में. Opposite. तो ये हो जाएगा हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. तो अगर अभी मैं पूछूं कि यार ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है. अब मेरे को बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? Applied force. अप्लाइड फोर्स. मतलब ये वैल्यू 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन जब इक्वल एंड अपोजिट आएंगे तब जाके वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 आएगा और मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा. तो इधर मैंने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और अभी ये वैल्यू किसके बराबर है? अप्लाइड फोर्स के बराबर है. क्या पहला वाला एग्जांपल क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. डन. अब Yes. मैंने क्या किया, मैंने सेम ऑब्जेक्ट पे फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया. मैंने देखा यार ये 5 न्यूटन के फोर्स तो मूव नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या करा, मैंने फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया. मैंने कहा यार इस पे 7 न्यूटन का फोर्स लगा के देखता हूँ. 7 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो भी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. तो मेरे को बताओ अब की बार स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 7 Newton. 7. वेरी गुड. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो अभी भी इस पे नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा. अगर नेट फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा, वो भी अपनी वैल्यू को इंक्रीज करके 7 न्यूटन कर लेगा. तो इधर हमें क्या दिखाई दिया कि फ्रिक्शन फोर्स ने अपनी वैल्यू एडजस्ट करी और उसने किसके बराबर कर दी? उसने अपनी वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर कर दी है. चेक करो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया? Yes, sir. बहुत बढ़िया. डन. कर दो इसको कंप्लीट. Done, sir. Done. चलो बढ़िया. नेक्स्ट आ जाओ भैया. नेक्स्ट है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन. और याद रखना लिमिटिंग फ्रिक्शन ही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें हर न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना ही पड़ जाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा कब एक्ट करना स्टार्ट करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा तब एक्ट करना स्टार्ट करेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट टू मूव करने लग जाए. मेरा ऑब्जेक्ट बस मूव करना शुरू ही करने वाला है. दूसरा, यार याद रखना ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकता है. इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये कोफिशिएंट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का इनटू एन, जहां पे एन क्या होता है? भाई इतनी धीरे से क्यों बोले? वेरी गुड, इट्स अ Normal. नॉर्मल फोर्स. बढ़िया. तो याद रखना म्यू एस का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन का मतलब है हमारे पास नॉर्मल फोर्स. तो मतलब जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है और म्यू एस पे डिपेंड करता है. म्यू एस का मतलब है नेचर ऑफ सरफेस पे, कि कौन से दो सरफेस हमारे कांटेक्ट में है. अब पहले इसको भी समझ लो फिर एक साथ नोट डाउन कर लेना. भाई पिछला वाला क्वेश्चन ही वापस से ले लो. पिछले वाले क्वेश्चन पे मैंने कितना फोर्स लगाया था जिससे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था?
फाइव 5 न्यूटन पहले 5 न्यूटन का लगाया तो मैंने देखा तब भी ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं करा। फिर मैंने फोर्स लगाया इस पे 7 न्यूटन का, तो मैंने देखा ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा, तो ये अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी 7 न्यूटन के बराबर आ रही है। लेकिन अब मैंने क्या देखा यार, कि जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर देता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करना। 10 न्यूटन के फोर्स पे जस्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करना। तो मेरे को बताओ, जब ये स्टार्ट कर रहा है, जस्ट स्टार्ट करना, तो इस पे अभी नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? तो जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा, तो याद रखो इधर भी वो जीरो ही होगा। समझो बात को यार। होगा क्या, हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कि अगर कभी भी नेट फोर्स जीरो है तो हमारे पास क्या क्या दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहे, और वो किससे मूव करता रहे, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहे। तो होगा क्या, हमारा ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट करना मूव करना कर जाएगा कब, जब नेट फोर्स तो जीरो ही हो, लेकिन अब ये बस मूवमेंट वाली सिचुएशन में आ रहा है। तो इस टाइम पे जब मेरा ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करना, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। और अभी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन के बराबर ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो मेरे को पता है कि काफी लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा ये इक्वेशन के फॉर्म में समझाता हूँ। भाई सीधी सीधी बात इतना देखो, कि अगर मेरा अप्लाइड फोर्स लेस देन फ्रिक्शन फोर्स है, तो खुद सोचो क्या मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा? नो नो सर सर। तो मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स होना कौन सा चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए या लिमिटिंग होना चाहिए? स्टैटिक। अगर आप लोग स्टैटिक बोल रहे हो, तो स्टैटिक के केस में तो अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू कैसी होती है, Equal. इक्वल होती है। तो याद रखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ सबसे बेस्ट, नहीं तो आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाला। रुक जाओ, इसको पूरे को इरेज कर दो, एक एग्जांपल से समझो आप। सपोज भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, और मैं आपको इसका मास दे रहा हूं, कि सपोज आप लोग कह लो कि जो भैया इसका मास है वो 10 केजी है, और जो इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ले लो सपोज 0.4, और ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा किसी भी क्वेश्चन में, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स दे सकता है, मैक्सिमम। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स दे सकता है, तो मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी बताया, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। तो इधर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे n। तो मेरे को बताओ इस केस में n की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg। mg अरे भाई बहुत बढ़िया, n की वैल्यू mg के बराबर होगी। तो मास की वैल्यू गिवन है 10, ग्रेविटी की वैल्यू भी गिवन है 10, तो हमारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन। अब मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लूंगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू 0.4 और इंटू एन की वैल्यू 100, तो बताओ ये कितना फोर्स आ गया? 40। 40 न्यूटन। अब खुद सोचो एक चीज, कि भैया अगर इधर मैंने फोर्स लगाया 30 न्यूटन का, अगर मैं इधर फोर्स 30 न्यूटन का लगा रहा हूं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नो सर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहे हैं हम, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ रहा है, तो इस केस में मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, तो उस टाइम उस पे फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगना शुरू हो जाएगा? फिर उस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फिर उस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं और मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 30 न्यूटन का, तो आप मेरे को नेचर ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताओ। तो नेचर ऑफ फोर्स आप कहोगे कि सर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है क्योंकि इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन का लग रहा है।
तो इस पे जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और अगर इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उसकी वैल्यू 30 न्यूटन ही हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। दूसरा केस, अगर मैं कह दूं कि भैया अप्लाइड फोर्स बिल्कुल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया है, मतलब अब इस पे फोर्स 30 न्यूटन की जगह हमने 40 न्यूटन ही लगाना शुरू कर दिया, तो इस केस में अब क्या होगा कि अब भैया जो मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दे सकता था कोई ऑब्जेक्ट, मैंने उतना ही फोर्स दे दिया। अगर मैंने उतना ही फोर्स दे दिया तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, अब ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. sir, Yes, sir. डन। अब अगर आप ऊपर देखो, ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा ही होगा, लेकिन इस केस में भी दोनों फोर्सेस इक्वल आ गए हैं। अगर इस केस में भी दोनों फोर्सेस इक्वल आ गए हैं और अपोजिट आ गए हैं तो अभी भी नेट फोर्स कितना होगा? Zero. 0 ही होगा। लेकिन बस दिक्कत क्या है कि इधर जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया है, तो इधर अब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? अब इधर स्टैटिक नहीं लगेगा, अब इधर लिमिटिंग ही लगेगा। और लिमिटिंग की वैल्यू फिक्स होती है, उसकी वैल्यू किसी भी उस पर डिपेंड नहीं करती, उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। क्या अब मेरे को चेक करके बताओ क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? Yes. yes sir, डन। तो भैया याद रखो मैंने आपको कौन कौन सा पॉइंट समझा दिया। मैंने ये समझा दिया कि जस्ट स्टार्ट टू मूव ये हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे सकता है, और इसका फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन। तो ये पूरा नोट डाउन कर लो एंड चेक करना, कोई डाउट हो तो बता दो। कुलभूषण कल की क्लास में नहीं थे? Yes, sir. भाई मैं रोज सबके नाम चेक करता हूँ तो ध्यान रखो, मुझे पता चल जाएगा। सार्थक काफी दिनों से नहीं आ रहे हो मेरी क्लास में, बाकी क्लासेस का नहीं पता मेरे को। यस सर। कहाँ थे इतने दिन? सर करता हूँ ज्वाइन में। करते हो? कल तो नहीं यस थे? सर। कल थे? ना। यस कल सर नहीं सर। यस सर सर थोड़े टाइम के लिए था। यार थोड़ा टाइम के लिए थे। जी सर। चलो शशांक यस सर। कल नहीं थे क्लास में? था सर। से कल तुम्हारा नाम फिर नोटिस में नहीं आया यार। चलो Done, sir. डन। चलो बढ़िया। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और फिर हम ये सीखेंगे कि भैया डायरेक्शन कैसे मार्क करनी है। अभी तो बस इतना ही देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कौन कौन से हैं और इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन कैसे मार्क करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब मेरा ऑब्जेक्ट प्रॉपर मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा किसी भी सरफेस के ऊपर। और दूसरा पॉइंट कि यार ये हमेशा जनरली ये लेस देन होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट कि भैया काइनेटिक फ्रिक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, म्यू इंटू एन, लेकिन जो न्यू है ये स्टैटिक वाला नहीं है, ये न्यू के होगा, काइनेटिक वाला होगा। तो यहाँ पे ये याद लिख लेना, म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन तो आपको पता ही है, नॉर्मल फोर्स। फिर इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में? बिल्कुल, क्वेश्चन में कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन होगी। यस सर। करूं डिस्कस करना स्टार्ट? Yes, sir. चलो Yes, बढ़िया। sir, भाई बिल्कुल अब पिछले क्वेश्चन वाला ही फिर से एग्जांपल उठा लो कि भैया ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और इसका मास मैंने लिया था आपको 10 kg, मैंने पता कर लिया था कि इसके ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था कि भाई मैक्सिमम इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। तो मेरे को जरा फिर से बताना कि अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं 35 न्यूटन का तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? No, नो sir. सर। no sir, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? Static. स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर? 35 Applied force. 35 के बराबर। बहुत बढ़िया। अगर मैं इस पे फोर्स लगा दूं 40 न्यूटन का फिर क्या होगा? स्टार्ट स्टार्ट होगा। Start to तो move. कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? limiting friction, Limiting. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू
म्यू एन एन म्यू Yes. एन के बराबर 40 के बराबर, डन। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पे फ्रिक्शन मतलब जो अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं वो सपोज मैं 41 न्यूटन लगा रहा हूं। तो अगर मैं इस पे अप्लाइड फोर्स 41 न्यूटन लगा रहा हूं तो मतलब मुझे साफ पता चल गया कि अब की बार जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। तो अगर मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया तो ये मेरा ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट प्रॉपरली मूव करेगा। क्या ये चीज समझ में आई? Yes, sir. तो जब मेरा ऑब्जेक्ट प्रॉपरली मूव करने लग गया है, अब वो जस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब तो वो प्रॉपर मूव कर रहा है। तो जब वो प्रॉपर मूव कर रहा है तो इस टाइम पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हट थोड़ी जाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और अब की बार जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन। चेक करो, यहां तक की बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे आपको सबसे कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। दूसरा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यार ये मोशन में जब ऑब्जेक्ट होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन ये टाइप ऑफ मोशन के इंडिपेंडेंट होता है। ये टाइप ऑफ मोशन के इंडिपेंडेंट होता है। अभी समझाऊंगा ये पॉइंट का मतलब क्या है। और दूसरा फिर हम डिस्कस करेंगे ये सेकेंड वाला पॉइंट कि यार ये हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम क्यों होता है, उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। तो फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब इस चीज को समझो। सेकंड पॉइंट को पहले समझा रहा हूं, सेकंड पॉइंट को समझो। सर पर इस केस में तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है। नहीं, इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कम नहीं है। अरे भाई किससे डिस्कस कर रहे हो? मैं कह सर रहा हूं 40 काइनेटिक न्यूटन। फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। नहीं समझ यस में आया? रिपीट यस करना सर। है? नो 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 सर, मैं समझ गया। ठीक है, बाकी नहीं भी समझ में आओ तो बता देना, नहीं अभी फिर से रिपीट कर देंगे। चलो डन। भैया फिर से वही वाली बात पे आ जाओ। मैंने तुम्हें क्या कहा कि जब भी हमारे दो सरफेसेस रेस्ट पे होते हैं, दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, तो इन दो सरफेसेस के बीच में हमारा अट्रैक्शन फोर्स बनना स्टार्ट हो जाता है मॉलिक्यूल्स की वजह से, और जिसको हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अभी मैंने आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? स्प्रिंग की तरह। तो इस तरीके से अज्यूम कर लो कि ये मेरी दो फिंगर्स हैं, ये दो फिंगर्स दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्राउंड की मॉलिक्यूल है, ये बॉक्स की मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच में स्प्रिंग है। अगर मैं इस ग्राउंड के मतलब इस बॉक्स के मॉलिक्यूल को मूव कराना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. डन। तो एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लेना। मैंने कहा भैया ये दो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्राउंड का ये बॉक्स का। मैं बॉक्स को मूव कराना चाहता हूं, तो अगर मैं बॉक्स को मूव कराना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो इनके बीच की स्प्रिंग है उनको स्ट्रेच कराना पड़ेगा, मेरे को कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो वो मेहनत करनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा मेहनत होती है, तो वो हो गया हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर एक बार मेरा ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, ऑब्जेक्ट मूव करने का मतलब है कि अब इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या हो चुका है, जो इनके बीच की इंटरलॉकिंग थी वो क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, टूट चुकी है। इंटरलॉकिंग इनके बीच की टूट चुकी है। इंटरलॉकिंग टूट चुकी है तो मतलब इस तरीके से इमेजिन कर लो कि इनके बीच की जो स्प्रिंग है वो टूट गई है। तो अगर इनके बीच की स्प्रिंग टूट गई है तो क्या मेरे को बॉक्स को मूव कराने में कोई मेहनत करनी पड़ेगी? नो सर। No, sir. तो वही लॉजिक इधर भी है कि हमें जो मेहनत करनी पड़ती है वो बस ऑब्जेक्ट को एक बार मूव कराने के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे इंटरलॉकिंग हो रखी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने अपने बॉन्ड्स बना के रखे हुए होते हैं। लेकिन एक बार मैंने ऑब्जेक्ट को हल्का सा धक्का देके मूव करा दिया है अगर, तो वो इंटरलॉकिंग टूट चुकी है। और एक बार इंटरलॉकिंग टूट गई तो फिर मेरी कोई मेहनत नहीं है ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, फिर तो वो आसानी से भी मूव कर जाएगा। क्या इतना लॉजिक सबको क्लियर है ना? सेकंड पॉइंट कि हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग Yes. फ्रिक्शन से कम क्यों होता है? Yes, sir. Done. अब आ जाते हैं पहले वाले ही पॉइंट पे वापस कि मैंने बोला कि भैया ये टाइप ऑफ मोशन के इंडिपेंडेंट है। क्योंकि कुछ बच्चों क्या कर लेते हैं, कुछ बच्चे इस वाली कहानी को बिल्कुल दिल पे ले लेते हैं कि वो सीधे सीधे कहते हैं कि भाई नेट फोर्स 0 है तो रेस्ट है, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तो जस्ट स्टार्ट है। लेकिन चीजें थोड़ी सी डिफर है। क्या डिफर है? भैया मैंने क्या करा, सेम डब्बा लिया, बस उसी चीज को 3 बार एग्जांपल में ले रहा हूं। भाई मैंने कहा अज्यूम कर लो
अज्यूम कर लो कि ये जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट पे, कितना ले लें, सेम ले लेते हैं, सपोज 40 न्यूटन ही ले लेते हैं। भाई मैंने कहा कि मैंने इस पे फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स, और इस पे अप्लाइड फोर्स लगाया 30 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो मेरे को बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स Net force 0. Net force 0. नेट फोर्स 0, और फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? Static. Limiting. Static. Static. भैया ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे स्टैटिक है स्टैटिक तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? जितना मैंने Applied. फोर्स लगाया 30 न्यूटन के बराबर होगी। क्या पहला एग्जांपल क्लियर है? Yes. Yes, sir. सेकंड एग्जांपल पे आओ। भाई सेकंड एग्जांपल पे मैंने क्या कहा कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये जस्ट स्टार्ट कर चुका है मूव करना, तो मेरे को बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? Force 0. 0. Limiting नेट फोर्स friction 0, force. और इस पे कौन सा लग रहा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। बढ़िया। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऊपर मैंने दे दी है 40 न्यूटन। अब लास्ट वाला थोड़ा सा सही से इमेजिन करने की कोशिश करना। मैंने कहा कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, प्रॉपर मोशन में है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को बताओ अब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और इस पे फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा होगा? Kinetic friction. Kinetic frictional force. kinetic friction and और नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 0. वेरी गुड आकृति। तो यार ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पे अभी भी नेट फोर्स 0 ही होगा, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है तब भी उस पे नेट फोर्स 0 होता है। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो कहीं ये मत सोच लेना कि इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा या इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का और लिमिटिंग फ्रिक्शन का नेट फोर्स 0 से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पे अब ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर मूवमेंट में है, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा प्रॉपर मूवमेंट में है तो इस पे अब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? इस पे अब Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मेरे को फिर अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो एक फोर्थ एग्जांपल और लो और मेरे को उसमें बताना कि उसमें कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा या नॉन 0 होगा। कि भैया ये एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और ये एक्सेलरेट कर रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मेरे को बताओ कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा और कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? Kinetic friction. Net force 0 नहीं होगा. वेरी गुड। तो अब ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है तो इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली मूव कर रहा है तो इस पे अभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रहा होगा। तो अगर आप थर्ड एंड द फोर्थ एग्जांपल देखो, एक में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नेट फोर्स 0 बना रहा है, एक में एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी दोनों में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता कि मेरा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, कांस्टेंट से मूव कर रहा है या एक्सेलरेटेड से मूव कर रहा है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता। वो बस एक ही चीज देखता है, मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। डन है इतनी बात? Yes, sir. चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिखाया जाएगा कि भैया डायरेक्शन कैसे मार्क करनी है। done sir डन, ठीक है। बाकी लोग फटाफट वो भी कर दो कंप्लीट। Done, sir. चलो बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा सीखते हैं हाउ टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। चलो इसके लिए क्या एग्जांपल लेंगे हम? अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो मतलब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि भैया ये है ग्राउंड, ग्राउंड तो कभी मूव करता ही नहीं है, वो तो रेस्ट पे ही रहता है। इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है बॉक्स ए, और इसके ऊपर एक और बॉक्स रखा है बॉक्स बी। सारे के सारे सरफेस रफ है, कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है, सारे के सारे सरफेस मेरे रफ हैं। ऑब्जेक्ट ए पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है, कुछ ना कुछ अप्लाइड फोर्स, और ये पूरा सेटअप मूव कर रहा है। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं, दे बोथ मूव टुगेदर। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको शायद से समझ में आ जाए ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल पे,
कि भैया ये मेरा जो हाथ है इसको ले लो तुम कि भैया ये ग्राउंड है, इसके ऊपर मैंने रखा ये ब्लॉक ए और इसके ऊपर मैंने रखा ये ब्लॉक बी, और मैंने क्या किया, मैंने फोर्स लगाया ब्लॉक ए पे, मतलब फोन पे लगाया, और मैंने फोन पे फोर्स लगा के उसको मूव कराया। तो जब मैंने फोन को मूव कराया तो ब्लॉक बी क्या कर रहा है, वो उसके साथ साथ रुका के मूव कर रहा है। क्या सिचुएशन समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. Done. तो मैं क्या चाहता हूं, मैं समझा बाद में दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से एनालाइज करो सब चीजों को, और आप खुद मेरे को बताओ कि भैया ए पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, और बी पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा। ये सोच के बताओ आप लोग। मतलब आप लोग पहले अपने हिसाब से मार्क कर लो, सब अपने नोटबुक्स वगैरह में आराम से मार्क कर लो, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, बी पे किधर लग रहा होगा, और ग्राउंड पे किधर लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बस एक चीज दूंगा हिंट में, हमेशा याद रखना फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है। फ्रिक्शन फोर्स का काम है मूवमेंट को रोकना नहीं, फ्रिक्शन फोर्स का काम है रिलेटिव मूवमेंट को रोकना। तो आराम से 1 मिनट दे रहा हूं, सब पहले अपने पास आराम से फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन मार्क करके रखो, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर ग्राउंड और ए के ब्लॉक के बीच में रहती है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और ए और बी के बीच में? नो सर। ए और बी के बीच में नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है री। और कोई अपना आंसर कुछ बताना चाहेगा? ऋतिक, राजवीर? यस सर। अरे किस बात के लिए यस सर? मैंने क्वेश्चन पूछा है, आंसर बताओ कि तुम आंसर बताओगे। सर ये वाला जो आपने क्वेश्चन लिखा है। हाँ राजवीर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, बी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा। शिवानी, आपने क्वेश्चन ऐसे सुना नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच में लग रहा होगा, मैंने ऐसा नहीं पूछा। मैं फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन पूछ रहा हूँ कि ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट किधर लग रहा होगा, ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, और बी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा। चलो तो कोई और कुछ फटाफट, एक और बच्चा कोई हो जो आंसर बताना चाहे। सर ए पे फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड लगेगा। ए पे फ्रिक्शन फोर्स राइट हैंड साइड लगेगा, और सर बी पे नीचे साइड। बी पे Ground. नीचे की साइड, और ए पे राइट हैंड साइड। No, sir. विशाली तुम बताओ फिर क्या कहना चाह रही हो तुम। Sir, left. लगेगा, बी पे नीचे और ग्राउंड पे ऊपर की साइड। ग्राउंड पे ऊपर की साइड। चलो तो भैया एक एक करके अब डिस्कस करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको अलग अलग मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं, देख लेना आपको जिस मेथड से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका जो मेरे को आसान लगता है समझने के लिए, कि भैया सबसे पहले मैं ए और ग्राउंड के बीच में फाइंड करने की कोशिश करता हूं कि ए और बी के बीच में किधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो इन दोनों के बीच में हो रहा होगा इस तरीके की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे होंगे। तो अगर ब्लॉक ए आगे मूव कर रहा है तो ब्लॉक ए ग्राउंड से क्या चाहता है? वो भी उसके वेरी साथ गुड, वो भी उसके साथ मूव करे। लेकिन भाई न्यूटन ने मेरे को एक बात समझा रखी है अपने फर्स्ट लॉ से, कि कोई भी ऑब्जेक्ट तो मूव तभी कर सकता है किसी एक डायरेक्शन में जब उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट तुम लोगों की साइड मूव कर रहा है तो ये तभी मूव कर सकता है जब मैं इसको तुम लोगों की साइड एक फोर्स दूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो ए क्या चाहता है, ए चाहता है ग्राउंड उसके साथ मूव करे। तो ए ग्राउंड को कौन सा फोर्स दे रहा होगा जिसकी मदद से वो चाहेगा कि ग्राउंड उसके साथ मूव कर जाए? फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। किसी को समझ में नहीं आई? सब यस यस करो, रिपीट। इधर समझो भाई, मैंने क्या कहा, ये वाला मेरा ब्लॉक ए है समझो, और ये नीचे वाला मेरा ब्लॉक बी है, मतलब ग्राउंड है। मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है ए, वो आगे मूव कर रहा है, तो वो चाहता है कि भैया ग्राउंड भी उसके साथ आगे मूव करे। तो ए ने कोई ना कोई फोर्स तो दिया होगा ना ग्राउंड को, तभी तो वो कह रहा है कि भैया तू मेरे साथ मूव कर। बिगर फोर्स के तो वो कहेगा ही नहीं ये बात। तो ए ने इस पे कौन सा फोर्स दिया होगा ताकि ग्राउंड भी उसके साथ मूव करे? फ्रिक्शन फोर्स दिया होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स ऑन द राइट हैंड साइड लग रहा है।
चेक करो क्या ये वाली बात समझ में आई है। Yes, Yes, sir. sir. तो इसको नाम दे देते हैं FAG। FAG मतलब A और G के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन ग्राउंड A के साथ क्या चाहता था, वो उसके पास ही रुके। वो उसके पास ही रुके। तो अगर वो उसके पास ही रुकवाना चाहता था तो भैया ग्राउंड ऐसे तो नहीं जा सकता, वो चाहेगा कि भैया मैं इसको एक फोर्स दूं और मैं इसको रोक लूं। तो ग्राउंड ए को कौन सी डायरेक्शन में फोर्स देके रोकना चाहेगा, लेफ्ट। लेफ्ट। वेरी गुड। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स FAG। और ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ कि एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? Yes, sir. यस बहुत सर। बढ़िया। अब हमने ग्राउंड और ए का सॉल्व कर दिया, अब क्या करते हैं ए और बी का सॉल्व करते हैं। ए और बी का अब थोड़ा सा दिमाग उसमें ही लगेगा। तो फिर से प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे आओ तो आपको चीजें एनालाइज होंगी। मेरा हाथ क्या है, ग्राउंड। वेरी गुड। ऊपर का फोन क्या है, A. ए और ब्लॉक। उसके ऊपर ये झोपड़ा क्या है, बी। बी। डन। मेरे को एक बात बताओ, मैंने फोर्स किस पे लगाया, A पे। ए पर। तो ए मूव कर रहा है, मेरे को समझ में आती है ये बात, लॉजिकल है कि भैया मैंने ए पे फोर्स लगाया, ए मूव कर गया। यार लेकिन मैंने बी पे तो फोर्स लगाया ही नहीं था, तो ये आगे क्यों मूव कर गया। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। वेरी गुड। तो अगर बी आगे मूव कर रहा है बिगर कोई फोर्स लगाए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बिगर कोई फोर्स लगाए, ये तो न्यूटन लॉ फेल हो जाएगा। तो मतलब बी पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये आगे मूव कर रहा है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने ये भी समझाया हुआ है कि अगर ये आगे मूव कर रहा है तो मतलब कोई फोर्स भी आगे की तरफ ही लग रहा होगा। तो वो कौन सा फोर्स होगा जो बी पे को, जिसने बी की हेल्प करी है आगे की तरफ मूव करने के लिए। वेरी गुड। तो ए ने क्या किया होगा, वही वाली बात कि ए, अब ग्राउंड को भूल जाओ, ए आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ए चाहेगा कि बी उसके साथ आगे आगे मूव करे। तो बी ने बी पे कौन सा फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से वो ये कह रहा है कि भाई तू आगे मेरे साथ मूव कर, फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा। मेरे को एक बार बता दो सबको ये वाली बात समझ में आई है क्या। यस Yes. सर। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि ए चाहता है कि बी भी उसके साथ साथ मूव करे, तो मतलब ए ने इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा और वो फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से ही कह रहा है कि भैया तू मेरे साथ आगे आगे बढ़। लेकिन बी तो रेस्ट पे था, तो बी अगर रेस्ट पे था तो वो ए से क्या चाहता है वो भी रेस्ट पे कि रहे। वो भी रेस्ट पे रहे। तो क्या होगा, ए के ऊपर दो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, एक जो ग्राउंड देगा और एक जो कौन देगा, बी देगा। बी। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का भी एक्शन रिएक्शन होना चाहिए ना। तो इस FAB का एक्शन और ये FAB का रिएक्शन। चेक कर लो क्या सबको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन मार्क करना समझ में आया है या नहीं। यस सर। भाई सबको पक्की बात है। सर रिपीट कर दो प्लीज। कौन सा पार्ट रिपीट करूं, यार बताओ पूरा। यस सर। बहुत ही बढ़िया। चलो यार रिपीट कर रहा हूं यार, सीधे सीधे बात है ना, इस एग्जाम्पल से याद रखो। ये बहुत बेकार एग्जाम्पल है, इसको बिल्कुल दिल पे मत लेना, लेकिन मैं थोड़ा वैसा वाला हूँ, मूवी टाइप बंदा हूँ, तो इस एग्जाम्पल से याद रखना। भैया मैंने मूवी देखी कुछ कुछ होता है, ये है राहुल, ये है सपोज टीना और ये है अंजलि। अब समझ में आ रही है बात। यस चलो यस done। सर। राहुल क्या कर रहा है, अभी फिलहाल अंजलि को सिचुएशन से बाहर कर दो, अभी फिलहाल सिचुएशन अंजलि को सिचुएशन से बाहर कर दो। राहुल क्या कर रहा है, राहुल आगे जाना चाह रहा है, लेकिन टीना तो वहीं रुकी हुई है। तो टीना क्या चाहेगी कि राहुल भी रुक राहुल भी जाए। रुका रहे। कि भाई राहुल टीना के साथ ही रहे और राहुल रुका रहे। इतनी बात क्लियर है। यस सर। तो इतना सोचो ना अपने आप कि भैया राहुल बढ़ गया आगे, राहुल यहाँ पे है, तो टीना ने कौन सी डायरेक्शन में फोर्स दिया होगा ताकि राहुल वापस उसके पास आ जाए। लेफ्ट। अपोजिट। तो ये फोर्स हो गया बिटवीन राहुल एंड टीना। इतनी बात क्लियर है। यस Yes, सर। Yes, sir. लेकिन राहुल भी तो यही चाहता है, राहुल चाहता है भाई टीना मैं नहीं रुक रहा, तू मेरे साथ साथ चल। तो फिर वो टीना को कौन सी डायरेक्शन में फोर्स देगा ताकि वो टीना उसके साथ आ जाए। राइट राइट साइड। Hand side. राइट। तो ये भी तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने चाहिए। तो क्या ये दोनों फोर्स समझ में आ गए। यस Yes, यस sir. सर। बढ़िया। अब क्या कर दो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब सिचुएशन से टीना को बाहर कर दो, टीना मर गई,
मूवी के फर्स्ट पार्ट में, अब उसके बाद अंजलि का रोल आ गया। अब राहुल बढ़ चुका है आगे, तो वो चाहता है कि अंजलि उसके साथ साथ चले, तो वो राहुल अंजलि को कौन सी फोर्स डायरेक्शन में फोर्स दे रहा होगा? राइट 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 वेरी गुड। तो ये हो गया बिटवीन अंजलि एंड राहुल। लेकिन अंजलि चाहती है राहुल वापस उसके पास पीछे ही आ जाए, तो अंजलि राहुल को कौन सी डायरेक्शन में फोर्स दे रही होगी? लेफ्ट एंड राइट। Left. और यार तुम्हें समझ में आ तो गया। तो राहुल पे टोटल कितनी लड़कियां फोर्स लगा रही हैं? दो अंजलि पे कितने लड़के फोर्स लगा रहे हैं? एक. एक टीना पे? एक तो यही तो मैंने पीछे बताया यार। यस अब अगर मैं ग्राउंड और डब्बे कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, राहुल अंजलि टीना कह दे तो आगे समझ में है। चलो ये भी सही है। तो अगर भैया फ्रिक्शन फोर्स मार्क करना ना समझ में आ रहा हो, तो ये मेरा जो घटिया सा एग्जांपल है उसको याद रख लेना, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। चलो फटाफट यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर अब कुछ न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। बहुत हो गई थ्योरेटिकल बातें। डन सर। डन। चलो Done. ये वाला एग्जांपल रब करना है या छोड़ दूं? सर कर दो रब। रब कर दो। चलो डन। लो भैया पहला क्वेश्चन। पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूं, ताकि बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि भैया हमें ये ऑब्जेक्ट दे रखा है और इस ऑब्जेक्ट पे हम कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। दिस इज आर अप्लाइड फोर्स। इस ऑब्जेक्ट का मेरे को मास गिवन है 1 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.20 और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.15। ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें 3 पार्ट्स है क्वेश्चन के। पहला पार्ट कि मैं अप्लाइड फोर्स कितना लगा रहा हूं, मैं अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन लगा रहा हूं। दूसरा पार्ट कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं 2 न्यूटन का। और तीसरा पार्ट मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं 2.5 न्यूटन का। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? आपको नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताना है तीनों केसेस के लिए। मतलब मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं कि ये ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, दोनों कोफिशिएंट गिवन है, ग्रेविटी गिवन है। पहला पार्ट कि मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, तो आपको बताना है कि जब मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन से नेचर का है, मतलब स्टैटिक है, लिमिटिंग है या काइनेटिक है। अगर आप स्टैटिक कह रहे हो तो उसकी वैल्यू बताओ, लिमिटिंग कह रहे हो तो वैल्यू बताओ, काइनेटिक कह रहे हो तो वैल्यू बताओ। यही चीज आपको बाकी 2 पार्ट्स के लिए भी करनी है। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। बढ़िया। डन। तो एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करो आराम से। गिविंग अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स। तीनों पार्ट सॉल्व हो जाने चाहिए 5 मिनट में। चलो स्टार्ट करो। गिव मी अ मिनट प्लीज, आप सॉल्व करो एक। डन सर। सबका हो गया है? Yes, sir. यस सर। डन। यस सर। चलो तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं।
ओके सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कैलकुलेट करने का? सबसे पहला हम हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि तभी मेरे को पता चलेगा कि जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, बराबर है या ज्यादा है। तो मैंने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू 0.20 इंटू एन की वैल्यू होती है mg के बराबर। मास गिवन है 1 और ग्रेविटी की 10। वैल्यू गिवन है 10। तो मेरे को बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, भैया मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया 1 न्यूटन का। तो अप्लाइड फोर्स मेरा क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या ज्यादा है? कम कम है। है। कम। तो मतलब मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स के बराबर। बढ़िया, तो मतलब काफी होने सही सॉल्व किया। आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का ही। तो इधर मैंने देखा कि जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ रहा है। तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग वेरी गुड। ये ऑब्जेक्ट Limiting जस्ट friction. स्टार्ट कर चुका होगा मूव करना और इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखी हुई है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज 2 न्यूटन। आया थर्ड पार्ट कि भैया मैंने आपको दिया कि फोर्स कितना लगा, फोर्स लगाया हमने 2.5 न्यूटन का। तो यार हमने देखा कि ये जो अप्लाइड फोर्स है वो तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव मूव। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? काइनेटिक Kinetic friction. वेरी गुड, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और लेकिन अगर इस पर काइनेटिक लग रहा है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू 0.15, एन की वैल्यू है 10। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया? 1.5 1.5। डन, क्वेश्चन खत्म। भाई क्या सबके आंसर्स तीनों पार्ट्स के सही आए थे या किसी का कुछ गलत आया था? यस Yes, सर सही आया था। यस चलो डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको सॉल्व करना है और इसके लिए हम करेंगे कंडक्ट पोल। क्वेश्चन की भावनाओं को समझे कि भैया ये है एक बॉक्स। बॉक्स का मास है हमारे पास 10 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 10 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.4। अब एक चीज ध्यान रखो कि यार अगर आपको सिर्फ एक ही कोफिशिएंट गिवन है क्वेश्चन में तो इस केस में आपको दोनों कोफिशिएंट बिल्कुल सेम ही अज्यूम करने हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस यस सर सर यस सर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तो दोनों कोफिशिएंट अलग अलग गिवन थे। अलग अलग गिवन थे तो मतलब उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों अलग अलग आएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको एक ही कोफिशिएंट गिवन हो तो आपका काम क्या है कि आप दोनों कोफिशिएंट को सेम अज्यूम करोगे। और इस वाले केस में आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों कैसे आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, अब देखो इस पे मैंने लगाया है अलग अलग फोर्स। एक तो मैंने राइट हैंड साइड लगाया है फोर्स 15 न्यूटन का। एक मैंने फोर्स लगाया है आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। तो जो मैंने फोर्स आउटवर्ड्स डायरेक्शन में लगाया है वो मैंने लगाया है 20 न्यूटन का। आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। नेचर, मैग्नीट्यूड, सर ये आपने 20 न्यूटन कौन सी लिखी फोर्स? अभी बता रहा हूँ वो चीज, समझा रहा हूँ वो, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। चलो समझो भावनाओं को। भैया ये ऑब्जेक्ट मैंने एक सरफेस पे रखा हुआ, ग्राउंड पे रखा। इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 10 kg, ग्रेविटी की वैल्यू दे दी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया आपको। इस पे अब क्या हो रहा है, मैंने दो फोर्स अलग से लगाए। कौन से दो फोर्स अलग से लगाए? एक फोर्स लगाया मैंने राइट हैंड साइड। ये वाला फोर्स कितना है जो मैंने राइट हैंड साइड लगाया? 15 न्यूटन 50 न्यूटन। अब एक फोर्स क्या कर रहा हूं मैं, आप लोगों की साइड लगा रहा हूं, आउटवर्ड्स, आप लोगों की साइड। तो आउटवर्ड्स को हम डॉट से डिनोट कर देते हैं क्योंकि 3D फिगर में बना नहीं सकता अभी। नहीं तो 3D फिगर में तो आपको प्रॉपर्ली गिवन होता है कि हाँ भैया आपको समझ में आ जाएगा 3D फिगर में कि 20 न्यूटन कहाँ लग रहा है। लेकिन मैं 3D फिगर नहीं बना सकता तो ये 20 न्यूटन समझ जाना, ये कहाँ लग रहा है? आउटवर्ड्स लग रहा है, आप लोगों की साइड लग रहा है। डन है? मतलब बेसिकली इस टाइप का डायग्राम बन रहा है कि 15 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन आपकी साइड। तो 15 न्यूटन और 20 न्यूटन के बीच में एंगल कितना है?
90. 90 90. डिग्री। बढ़िया, चलो। तो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आपको क्या कैलकुलेट करना है? नेचर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो कैलकुलेट करना शुरू करें। आपको प्रॉपर 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं और उसके बाद पोल कंडक्ट करना शुरू करूंगा। हम्म, तो मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं। अब देखते हैं किस किस के सही होंगे। 2 मिनट बाद फोन कंडक्ट करूंगा, पोल कंडक्ट। सर कर दो कंडक्ट। डन सर। सर आप म्यूट पे हो। हाँ भाई, माय मिस्टेक। क्या बात है, बड़ी फास्ट मोड पे कंडक्ट मतलब वो हुआ है सॉल्व। तो लो भैया, पहला क्वेश्चन, पहला पोल। सही सही, बढ़िया। हाँ, हाँ बोलो, इत्थु दिया। क्या बोल रहे हो भाई? अभी तक 50% स्टूडेंट्स ने भी वो नहीं करा। इतना टाइम थोड़ी दिया जाएगा। लास्ट 10 सेकेंड्स, फटाफट सब अपना आंसर मार्क कर देना। चलो भाई, टाइम्स अप। और सिर्फ 37 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दिया है। अच्छा, 40 स्टूडेंट्स हो गए फटाक। सिर्फ 40 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दिया 1 मिनट के अंदर। भैया क्या बात है। आंसर भी बता देता हूँ। मेजोरिटी बच्चों ने जो आंसर दिया है, 26 स्टूडेंट्स ने, वो है क्या कहते हैं, ऑप्शन बी 40 न्यूटन। और एक अकेला बच्चा जिसने 35 के साथ गया है। कौन है वो अकेला बच्चा जो 35 के साथ गया है? नहीं बताओगे? ठीक है, चलो। और फिर ऑप्शन डी 4 लोगों ने। और ठीक है भाई, चलो देखते हैं, लेट्स सॉल्व इट। मेरे को लग ही रहा था कि आप लोग इसमें डेफिनेटली गलती करोगे, और मेजोरिटी बच्चों ने वही गलती करी है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा मैं इसके अंदर? स्टेप 1 क्या होता है हमारा? Limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन। बढ़िया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू 0.4, और इस केस में एन की वैल्यू होगी mg के बराबर ही। लेकिन याद रखना, हर वक्त mg के बराबर नहीं होती। हमने नॉर्मल फोर्स पढ़ा है, हर वक्त mg के बराबर नहीं होती। तो इधर n की वैल्यू होगी mg, दैट इज 10 इंटू 10। तो भैया ये मेरे पास आया 40 न्यूटन। अच्छी बात है। अब मेरे को चेक करना है अप्लाइड फोर्स कितना है, और फिर अप्लाइड फोर्स के हिसाब से बताना है कि ये मेरा कम है, ज्यादा है, या इक्वल है। तो मेरे को बताओ, आप लोगों ने अप्लाइड फोर्स कितना लिया है? कोई भी बता दो। सर 25. 25। भाई बहुत बढ़िया, फिर तो सही कैलकुलेट किया है काफी लोगों ने। लेकिन फिर भी आंसर गलत क्यों दे दिया? भाई मेरा अप्लाइड फोर्स क्या आएगा? अब ये चीज सोचो, काफी बच्चों के ये चीज दिमाग में नहीं आ रही होगी। अगर मैं अभी बात करूं, इस ऑब्जेक्ट पे टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं। कौन से 4 फोर्सेस लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे टोटल? नीचे mg, ऊपर नॉर्मल फोर्स। लेकिन एक बार बताओ, क्या mg इसको मूव कराने की टेंडेंसी रख रहा है क्या? नो सर। नो सर. mg इसको मूव नहीं करा रहा है। mg तो बल्कि इसको रोक के रख रहा है। नॉर्मल फोर्स इसको मूव करा रहा है क्या? नहीं। नो से कौन से फोर्सेस हैं जो इस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं? मेरे को ये देखना है। मतलब अल्टीमेटली मेरे को ये देखना होता है कि कौन से फोर्सेस जिम्मेदार हैं
या जिम्मेदार हो सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए? तो कौन कौन से फोर्सेस है जो जिम्मेदार हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए? सर mg नहीं है, 20 नॉर्मल न्यूटन फोर्स नहीं है। ज्यादा 15 न्यूटन इसको इधर मूव कराने की कोशिश कर सकता है, और जो 20 न्यूटन इसको आगे मूव कराने की कोशिश कर सकता है। तो मतलब क्या है कि मेरे जब अप्लाइड फोर्स के बारे में बात करूंगा तो मेरे को ना तो वेट लेना है ना तो नॉर्मल फोर्स लेना है। कौन से दो फोर्सेस लेने हैं? 15 और 20 लेने हैं। 20 वाले। लेकिन अब एक और दिक्कत है भैया, 15 और 20 क्या ये सेम डायरेक्शन में है क्या? नो No, sir. तो मैं ऐड नहीं कर सकता। क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? No, sir. मैं इनको sir. सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच में एंगल है। और अगर आपको याद हो, मैंने एक बहुत बात ये समझाई हुई है आपको मोशन इन अ प्लेन में, कि जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में होती हैं तो उनको ऐड कर देते हैं, जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनको हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट। Subtract. लेकिन जब दो चीजों के बीच में एंगल आना शुरू हो जाता है तो फिर तो क्या उल्टा करते हो हैं? जाता है, उल्टा हो जाता है। Resultant वाला formula. रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ता है उस केस में, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास। तो इधर भी हम वही करेंगे, हम भैया रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है बीच में। तो अगर मैं रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को लिखना पड़ेगा F अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर को ले लो 15 और बी को ले लो 20, तो 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन cos 90 हो जाएगा। cos 90 कितना होता है? 0. तो ये टर्म उड़ गया। तो मेरे पास बचा बस 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का स्क्वायर होता है 400 विच इज इक्वल टू 625। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25. 25. बढ़िया। और इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। क्या ये बात भी क्लियर है? Yes, sir. डन। तो अब मैं चेक करूंगा कि भैया मेरे को मेरा अप्लाइड फोर्स जो 25 न्यूटन मिला है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या ज्यादा है। तो मैंने देखा कि यार वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 40 न्यूटन है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रेस्ट पे रहेगा या मूव करेगा? रेस्ट। बस अगर रेस्ट पे तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? Static friction force. Static. की वैल्यू किसके बराबर होगी? अप्लाइड 25. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन डी। तो चेक कर लो, मैंने दो चीजें बताई हैं अभी आपको, सिर्फ मैंने दो चीजें बताई हैं, एक नेचर बताया है अभी तक और एक मैग्नीट्यूड बताया है अभी तक। मैंने अभी तक डायरेक्शन नहीं बताया। पहले हम यहाँ तक कंप्लीट कर लो, नेचर और मैग्नीट्यूड तक, फिर डायरेक्शन की बात करते हैं। तो पहले सबका यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर डायरेक्शन की बात करेंगे। Done, sir. Done. चलो बहुत बढ़िया। तो आ जाते हैं अब डायरेक्शन की बात पे। नाउ लेट्स कैलकुलेट द डायरेक्शन। यार मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो मतलब वो नेट फोर्स जो भी होगा वो जीरो होगा। नेट फोर्स तो तभी जीरो हो सकता है ना जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा किसके अपोजिट लगेगा? वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगेगा। तभी तो दोनों कैंसिल होंगे और मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। Yes, sir. चलो यस done। अब इधर डायग्राम की भावनाओं को समझे। भैया इधर लग रहा था 15 न्यूटन, इधर लग रहा था मेरा 20 न्यूटन, और इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आया और रिजल्टेंट की वैल्यू आई हमारे पास 25 न्यूटन। तो आप क्या कोई भी एक एंगल कैलकुलेट करके दे सकते हो? या तो ये θ1 कैलकुलेट कर दो या तो ये θ2 कैलकुलेट कर दो। पहले बताओ किसको कैलकुलेट करें, θ1 को या θ2 को? थीटा। θ1 तो ठीक है, θ2 रब कर देता हूँ। θ1, तो θ1 मैंने आपको मोशन इन अ प्लेन में समझाया हुआ है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई θ1 को? कि 20 पहले न्यूटन का परपेंडिकुलर पैरेलल, डाउन। बिल्कुल 20 न्यूटन का पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको सारी वैल्यूज पता है, 15, 20, 25। तो मेरे को ये एंगल फाइंड करके दो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जिससे आपका मन करे। यस चलो लगो काम पे। आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं, मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं tan थीटा। बाकी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज करना चाहो। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी
हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरा 20 और बेस है मेरा 15। इन दोनों को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 4/3। 4/3 कौन से एंगल पे आता है? cos 57. 57 हैं? सर, सॉरी सॉरी, 53 डिग्री पे आता है। हाँ 37 और 53 डिग्री होता है, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 53 डिग्री। अगर इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट लग रहा है। लेकिन आपको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि फ्रिक्शन फोर्स भी 53 डिग्री पे ही लग रहा होगा, लेकिन 53 डिग्री किससे बना रहा होगा? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ना। तो इधर Yes. 15 है तो बेसिकली इधर भी 15 होगा। तो मेरा जो 53 डिग्री एंगल बन रहा है वो कौन से फोर्स से बन रहा है? 15. 15 न्यूटन से बन रहा है। और आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि इट इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, लेकिन फिर वो किससे बन रहा होगा? फिर वो 20 न्यूटन से बन रहा होगा, क्योंकि ये फिर 37 हो जाएगा। चेक कर लो, डायरेक्शन भी समझ में आ गई पूरी? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो इसको कंप्लीट करें। तो जैसे 53 और 37 डिग्री वैसे कोड रिलेटेड ही है ना। हाँ, एक 53 होगा तो 37 एक 53 होगा तो दूसरा 37 ही होगा, क्योंकि तभी एंगल 90 डिग्री बनेगा। डन सर। डन है, चलो बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। तो आपको इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे दिया जाए? यस सर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखते हैं कितने लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी। ओके डन। यार यूजुअली ये वाला, हालांकि ये वाला क्वेश्चन आपके कुछ ईयर्स पहले, प्रीवियस ईयर्स में मेंस में आया हुआ है, तो ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। ये हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका हमें मास बोला हुआ है, मास है 5 kg। और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस गिवन है कि दोनों कोफिशिएंट सेम ही है, मतलब एक ही कोफिशिएंट गिवन है, एंड कोफिशिएंट की वैल्यू है 1/3। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। दिस फोर्स, इसका नाम ले लो, फोर्स का नाम कुछ ना कुछ P। चेक करो यहाँ तक का डायग्राम क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, बढ़िया। sir. हम जो ये फोर्स लगा रहे हैं, हम ये फोर्स लगा रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू ले लो कि ये जो थीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज 45 डिग्री। आपको कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द लीस्ट पुलिंग फोर्स, फाइंड द लीस्ट पुलिंग फोर्स which acts on a body, which acts on the body to make it slide, to make it just slide। चलो चेक कर लो पहले, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। मेरे को अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है कि P की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है जिससे ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट कर जाए, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए। क्या क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. बढ़िया। Yes. तो ट्राई टू सॉल्व इट। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, अब आपकी क्लास 7:10 पे ओवर हो जाएगी और जो नेक्स्ट क्लास है वो 7:20 पे स्टार्ट होगी। तो आपको प्रॉपर 10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाएगा ताकि आप आराम से कुछ रेस्ट कर लो और सेटल डाउन हो जाओ फिर से। और लेकिन क्लास लीव नहीं करनी है किसी को। डन है इतनी बात? Yes, यस sir. सर। बढ़िया। तो क्लास ओवर होगी 7:10 पे, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 7:20 पे। बस क्लास को लीव मत करना। सर ये होमवर्क दे दो, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको। बिल्कुल, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देता हूँ। बस आपको चलो एक हिंट दे देता हूँ, P को स्प्लिट कर लेना और फिर ट्राई टू कैलकुलेट। P को स्प्लिट करना पड़ेगा यस सर। cos थीटा और sin थीटा के टर्म्स में, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। क्या सब ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लोगे? यस Yes, सर। sir. बढ़िया। इससे याद आया, क्या मैंने कल कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था? यस सर। तो मेरे को आज याद किसी ने नहीं दिलाया, बहुत गंदे लोग हो तुम लोग। तो भैया कल की क्लास में ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे और वो जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, दोनों क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी तरफ से